बहुत बात हो गई है। 1 मिनट रुक जाते हैं जरा। 1 मिनट का ब्रेक कर लेते हैं, आप भी पानी वानी पी ले, मैं भी पानी वानी पी लेता हूँ, और फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। 1 मिनट का ब्रेक, ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट रिजल्ट से। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट रिजल्ट में अगेन बेसिक इन्वेस्टमेंट रिजल्ट की मैं बात नहीं करूंगा। फॉर्मेट आपको पता है बहुत सिंपल होता है, एक जैसा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट को भी हम आगे जाके किसी सवाल में देख लेंगे। अभी हम बस स्टार्ट करने जा रहे हैं फिशर रूल से। फिशर रूल के बारे में आपको पता है कि इन्फ्लेशन जब आती है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या तो हम नॉमिनल से काम करें या फिर रियल से काम करें। ऐसा ही है जी, या तो नॉमिनल से काम किया जाए या रियल से काम किया जाए। तो हमें पता है कि जो रियल कैश फ्लोज होते हैं वो डिस्काउंट होते हैं रियल रेट्स, और जो नॉमिनल कैश फ्लोज होते हैं वो डिस्काउंट होते हैं नॉमिनल रेट से। मनी कैश फ्लोज को हम नॉमिनल कैश फ्लोज कहते हैं। ऐसा ही है। और इसको डिस्काउंटेड किया जाता है मनी क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। मगर जो रियल कैश फ्लोज होते हैं, रियल का मतलब होता है नॉन इन्फ्लेटेड। ऐसा ही है। बिफोर इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। बिफोर इन्फ्लेशन में थोड़ी बहस है, मगर खैर हमारा पॉइंट यही है कि बिफोर इन्फ्लेशन इज दिस। तो इसके लिए कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा? रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, कैश फ्लोज का मसला नहीं है। ठीक है। कैश फ्लो का मसला नहीं है, ठीक है, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, आसान बातें हैं। कैश फ्लो का मसला नहीं है। इन्फ्लेटेड है तो नॉमिनल है, नॉन इन्फ्लेटेड है तो रियल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मसला आ जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब कुछ नहीं गिवन होता तो इम्प्लाइड होता है कि ये नॉमिनल है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में, ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये इम्प्लाइड होता है कि ये नॉमिनल है। बट अगर आपको रियल कैश फ्लो पे काम करना है तो इसको भी आपको रियल पे लाना पड़ता है। तो अब नॉमिनल से रियल या रियल से नॉमिनल डिस्काउंट फैक्टर कैसे आएगा? तो इसके लिए आता है फिशर रूल। क्या आता है? फिशर रूल। फिशर रूल कहता है 1+m, यानी कि 1+ नॉमिनल रेट, जिसको मनी रेट भी कह रहा है वो, 1+ नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1+ रियल रेट इंटू 1+ इन्फ्लेशन रेट। देखा जाए तो इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जल्दी से, बस रिवाइज कर लेते हैं कि हो ये रहा है कि इन्फ्लेट किया जा रहा है। किसको इन्फ्लेट किया जा रहा है? डिस्काउंट फैक्टर को इन्फ्लेट किया जा रहा है। डिस्काउंट फैक्टर क्या हो रहा है? इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो रहा है। जिस तरह कैश फ्लो इन्फ्लेशन से एडजस्ट होता है, इस तरह आज डिस्काउंट फैक्टर भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो रहा है। ऐसा ही है भाई, डिस्काउंट फैक्टर भी इन्फ्लेशन से एडजस्ट हो रहा है। रियल को हम इन्फ्लेट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? नॉमिनल आ जाएगा। रियल छोटा होता है, नॉन इन्फ्लेटेड छोटा होता है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी छोटा आएगा। नॉमिनल बड़ा होता है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बड़ा आएगा। ठीक है जी, पेपर में मौजूद होगा ये फॉर्मूला शीट में, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब वो डेप्रिसिएशन का क्या सीन है मैं आगे जाके बात कर लूंगा। अगर सवाल में एक ही इन्फ्लेशन रेट है, सिंगल इन्फ्लेशन रेट है, तो फिर आप रियल से काम कर सकते हैं। अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट है तो फिर आप रियल से काम कर सकते हैं। अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट नहीं है, मल्टीपल इन्फ्लेशन रेट है, तो नॉमिनल से करना चाहिए। फिर आप रियल से करना भी चाहे तो ना करें। क्या आंसर सेम आता है नॉमिनल और रियल से? यस। अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट है तो आंसर सेम आएगा, अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट है, मैं बार बार रिपीट कर। ठीक है। अच्छा, क्वार्टरली से एनुअल, ये अफगर मैं आगे जाके बात करूंगा। क्वार्टरली एनुअल वाली बात आगे किसी सवाल में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पे। ये सवाल समर 12 का मैंने कराया था, इसमें मैंने एक नोट लिखवाया हुआ है बच्चों को कि भाई फॉरेक्स मैंने इसमें नहीं पढ़ाया हुआ, इसलिए मैंने परचेसिंग पावर पैरिटी इसमें कंसिडर नहीं की। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये कहने लगे कि सर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो हम ये ऐसे कर लें, या जब ये ऐसे होगा तो वैसे कर लें। मैंने कहा भाई इसमें ये देखें, नोट पढ़ लें। ये नोट पढ़ लें कि एक्सचेंज रेट को मैंने जो है उस वक्त के लिए टेम्पररली होल्ड करवाया था, क्योंकि हमने उस वक्त पढ़ा नहीं था। कहा था जब फॉरेक्स पढ़ लेंगे तब आप इसे अप्लाई कर लेना। तो ये जो इन्फ्लेशन के रेट्स पाकिस्तान और यूएसए के दिए हुए, इससे जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो रिकम्प्यूट होंगे परचेसिंग पावर पैरिटी के थ्रू। अब आप अगर इसको अटेम्प्ट करते हैं तो बिल्कुल आप परचेसिंग पावर पैरिटी अप्लाई करिएगा। मैंने परचेसिंग पावर पैरिटी इनिशियल लेवल पे पढ़ाया नहीं होता, क्योंकि शुरू की क्लासेस होती हैं, तो इसलिए हमने इसको फॉरेक्स को इग्नोर किया था। आसान सवाल था ये। ठीक है जी। अच्छा, डेप्रिसिएशन को रियल पे करना है, बिल्कुल अजीज पे बात करता हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ, आगे सवाल आ रहा है। अच्छा, ये आपको याद आ रहा है, पीपीआई और सीपीआई ये दोनों इन्फ्लेशन होते हैं। पीपीआई परचेजिंग रिलेटेड होता है, सही है, परचेज रिलेटेड या कॉस्ट रिलेटेड होता है, और सीपीआई कंज्यूमर रिलेटेड होता है। अच्छा, और ये याद है रेट कैसे निकालते थे? ऐसा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में भी होता था। फर्स्ट और लास्ट को यूज करते थे। 175 जब कितनी बार इन्फ्लेट हुआ भाई ये 107 इन्फ्लेट हो के 175 हो गया। 107 इन्फ्लेट हो के 175 हो गया। कितनी बार इन्फ्लेट हुआ है? कितनी पावर लगेगी? 1 2 3 4 5 6, 5 6, 5 या 6, बस ये बता दें, कमेंट में बताएं। 5 या 6, जल्दी जल्दी करेंगे, आगे बढ़ना है हमने यार, टाइम नहीं है।
175 डिवाइड बाय 107 की पावर क्या करूं, 1/5 करूं, 1/6 करूं, 1/5 करूं, 1/5 करेंगे, -1। ठीक है ना। तो आपको पता है इन्फ्लेशन रेट आ जाएगा, यहाँ का अलग इन्फ्लेशन रेट आएगा। अच्छा 107 से 175 हुआ है ना, तो 107 से शुरू करेंगे, 100 से शुरू नहीं करेंगे। तो ये एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच बार। ठीक है जी। खैर ये सवाल की खास बात थी। विंटर 14 क्वेश्चन नंबर 3। इस सवाल में दो प्रॉब्लम्स बच्चों को आए। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड भी लगा सकते हैं, मगर न्यू माइनस ओल्ड में मसला ये आएगा जीशान कि न्यू माइनस ओल्ड में कितनी बार लगाऊंगा। न्यू माइनस ओल्ड में एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 बार, 5 बार लगाऊंगा, तो यार 5 बार तो नहीं लगा सकता ना जीशान। ठीक है ना। तो इसको पावर वाले तरीके से ही करना पड़ेगा कि 107 जो है वो इन्फ्लेट हुआ है 5 बार, तो जाके 175 हो गया। याद है, ये इक्वेशन बना देते हैं हम कि 107 is inflated 5 times to become 175. So if we want to solve this I, and we need to, जिसे कहते हैं ना कि turn it into this one। ठीक है, ग्रोथ वाले फॉर्मूले के थ्रू काम करें। अच्छा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ये विंटर 14 में इसमें दो एडजस्टमेंट है थी। डेप्रिसिएशन को डिफरेंशियल लिया था हमने, ये कह के कि जो पुराना डेप्रिसिएशन था वो तो आ ही रहा था, जो पुराना डेप्रिसिएशन था वो तो आ ही रहा था। ठीक है, ओल्ड डेप्रिसिएशन और न्यू डेप्रिसिएशन का डिफरेंस, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यूज किया गया था। क्यों, मैं वर्किंग पे नहीं जा रहा, वर्किंग पे नहीं जा रहा, इस पे वॉइस नोट ही मेरे मौजूद है, इस पे वॉइस नोट ही मेरे मौजूद है। क्यों इंक्रीमेंटल पे जाते हैं, क्योंकि पुराना डेप्रिसिएशन तो वैसे ही मिल रहा था ना। ओल्ड डेप्रिसिएशन तो अगर हम ये इन्वेस्टमेंट नहीं भी करते, अगर हम नई भी इन्वेस्टमेंट करते तो भी पुरानी जो मशीनरी उनकी लाइफ बाकी थी, 8 साल में से सिर्फ 3 साल खर्च हुए हैं, यानी कि उनकी लाइफ 5 साल फिर भी बाकी थी। यानी कि 5 साल तक वो मजीद डेप्रिशिएट हो सकते थे, यानी कि 5 साल तक। हाँ 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 बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 5 साल तक तो वैसी बेनिफिट आ सकता था। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ओल्ड डेप्रिशिएशन और न्यू डेप्रिशिएशन का डिफरेंस। इंक्रीमेंटल डेप्रिशिएशन जिस तरह इंक्रीमेंटल सेल्स पे काम किया, जिस तरह इंक्रीमेंटल मटेरियल कॉस्ट पे काम किया, जिस तरह सारी चीजें इंक्रीमेंटल ली हैं, इतना डेप्रिशिएशन भी इंक्रीमेंटल लेनी पड़ेगी, और लॉजिक मैंने बता दी। अच्छा इंक्रीमेंटल क्यों लेते हैं, इसका बहुत आसान सा जवाब है इंक्रीमेंटल लेने का, कि लेट से आप, बहुत आसान सा जवाब है, बस मैं शॉर्ट बात करूंगा, ज्यादा डिटेल बात नहीं करूंगा। इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंटल इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले, बिफोर प्रोजेक्ट, मेरे पास 1000 मिलियन की सेल पहले ही आ रही थी, और आफ्टर प्रोजेक्ट जो है वो मिसाल के तौर पर 1100 मिलियन की सेल आ रही है, तो 1100 तो रेलिवेंट नहीं हुआ ना, 1000 तो पहले भी मिल रहा था ना। प्रोजेक्ट खत्म भी हो जाए, बंद भी हो जाए, स्टार्ट नहीं भी हो, परस्यू नहीं भी हो, तो भी 1000 तो मिलने हैं ना। तो प्रोजेक्ट की वजह से, डिसीजन की वजह से रेलिवेंट कितना है। ठीक है ना, बात समझ आई। पास सिद्दीकी आपको क्लियर हुआ। ठीक है ना, तो इसीलिए डिफरेंशियल पे काम करते हैं, इंक्रीमेंटल पे काम करते हैं, रेलिवेंट पे काम करते हैं। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। बिलावल है, भावल है, क्या नाम है इसका, भावल है, सॉरी मुझे बिलावल लिखा था। तो इसमें क्या था, इसमें एक बड़ी काम की बात थी। इसमें एक तो ये था कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना था, वर्किंग कैपिटल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। वर्किंग कैपिटल आपको पता है डिफरेंशियल लिया जाता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मगर इसमें वर्किंग कैपिटल का इन्फ्लेशन भी था, तो इसकी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट बड़ी प्रीमियम थी। तो पहले वर्किंग कैपिटल अगर इन्फ्लेट हो रहा है तो इन्फ्लेशन भी लगानी थी। वर्किंग कैपिटल को भी कह रहा है 5% इन्फ्लेट कर दो, तो वर्किंग कैपिटल अगर इन्फ्लेट होता है 400 की जगह ये हो जाता है 420, 500 की जगह ये हो जाता है 551, मिसाल देके बता रहा हूँ मैं आपको। 600 की जगह मिसाल के तौर पे ये हो जाता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेट से 693, एक मिसाल है, एग्जैक्ट वगैरह मुझे याद नहीं अभी। तो पहले हमें इन्फ्लेट करना था स्टेप 1 में, इन्फ्लेटेड वर्किंग कैपिटल निकालना था, और फिर डिफरेंशियल निकालना था, फिर डिफरेंशियल निकालना था, यानी कि रेलिवेंट कितना होगा 120, यानी कि रेलिवेंट कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस 131, यानी कि रेलिवेंट कितना होगा इन दोनों का डिफरेंस। मेरी बात समझ आ रही है। तो इसकी वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट बड़ी प्यारी थी। बाकी आपको पता है वो तरीकेकार, डेप्रिसिएशन माइनस करके एडबैक हो जाता है, मैं सारी बातें नहीं करूंगा, वो सारी बातें आपको पता है आसान है। डेप्रिसिएशन इन्फ्लेट कब से करना था ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करंट लिखा हुआ है, करंट, जब करंट लिखा होता है, कहाँ लिखा होता है करंट, ये प्रेजेंट डे कॉस्ट। तो फिर ये इन्फ्लेट कब से करते हैं, ईयर 1 से करते हैं, 2 से करते हैं। बिल्कुल रिकवरी में आखिरी साल दिखा देंगे, वर्किंग कैपिटल आखिरी साल पे रिकवर करा देंगे, जो बिल्कुल फाइनल अमाउंट होगा उसको हम आखिरी साल रिकवर में इनफ्लो दिखा देंगे, बिल्कुल सही बात है, प्लस में शो हो जाएगा।
जी इन्फ्लेट कब से होगा? ईयर वन से होगा, टू से होगा? बट जाहिर सी बात है कि आज की इस पे तो इन्फ्लेट होगा ये ईयर वन से। क्लियर है सवाल? ये बहुत आसान सवाल था, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई मसला था। रियल वैग दिया हुआ था। अच्छा ये सवाल नॉमिनल से हो सकता है? नहीं, ये सवाल हमने कहा था हम रियल से करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट अलग अलग है ना। इन्फ्लेशन रेट दो थे आपके पास इस सवाल में, ऐसा ही है। एक इन्फ्लेशन रेट था 5%, और एक इन्फ्लेशन रेट था कॉस्ट का 10%। तो ये सवाल फिर नॉमिनल से करना जरूरी था, रियल से नहीं कर सकते थे। ऐसा ही है भाई, पुरानी बातें याद आ रही है, कोई गलती ना कर दे। तो डिस्काउंट फैक्टर भी फिर रियल बनाना, रियल दिया हुआ था, तो हमें इसको क्या बनाना था? अच्छा नॉमिनल दे दिया, वरना वो फिशर रूल लगा सकता है। ठीक है। अच्छा ये कामयाब मार्ट का सवाल था, इसमें एक बहुत अच्छी बात थी कि कितने साल गुजर गए। कितने साल गुजर गए थे? 2 साल गुजर गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 2 ईयर्स अगो इनॉग्रेशन हुई थी। 2 ईयर्स अगो इनॉग्रेशन हुई थी। और टोटल लाइफ कितनी है इसकी? 5 साल। 5 साल इसकी लाइफ है और 2 साल गुजर गए। तो हमने कहा था जो 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 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होगा, जो डिसीजन लिया जाएगा, वो 3 ईयर्स पे लिया जाएगा। याद आ रही है बात? एमएफए में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, मगर पहले ये सीए फाइनल में आया हुआ है। ठीक है। अच्छा समझ गया था, ये बहुत अच्छा सवाल था। इसमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी इस पे बात कर लेते हैं। ये बहुत प्यारा सवाल था, इसके आईके के सूच में भी गड़बड़ है। एक इसमें क्या गड़बड़ थी? फिर मैं बैक पे आ जाता हूँ, बस इसको जल्दी से कर लेते हैं, छोटी छोटी बातें ये करके फिर हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के रिवीजन पे आएंगे जी। इसमें क्या मसला था? अरे 3 ईयर्स पे काम किया था, इसमें बस एक चीज़ मैं बता दूं कि ईयर वन, ईयर टू, ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव। तो जब हमने अपडेटेड वर्किंग बनाई थी, फाइनल वर्किंग बनाई थी, उसमें ये हुआ था कि ईयर थ्री जो है ना वो ईयर वन बन गया था, ईयर फोर ईयर टू बन गया था, और ईयर फाइव ईयर थ्री बन गया था। ऐसा ही था भाई। ठीक है ना, 2 साल लैप्स हो चुके हैं और वर्किंग पूरी बनानी चाहिए थी। अच्छा इसमें लॉस कैरी फॉरवर्ड किया गया था क्योंकि एक ही बिजनेस था, ओनली वन सुपर मार्ट था। तो हमने क्या किया था, लॉस को कैरी फॉरवर्ड किया था। याद है लॉस कैरी फॉरवर्ड होता है तो कभी कभार सेविंग भी लेते थे। ये एडजस्टमेंट याद आ रही है किसी को? इसका वॉइस नोट भी मौजूद है कि कब जो है सेविंग ली जाती है और कब जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो इसमें कैरी फॉरवर्ड करना था क्योंकि और कोई बिजनेस नहीं था, नो अदर बिजनेस टू एडजस्ट दैट लॉस। हाँ अगर कोई अदर बिजनेस होता, अगर कोई अदर रेवेन्यू होता जैसे कुछ सवालों में होता है, तो फिर हम इसको सेविंग ले लेते। याद करें, याद करें। ऐसे ही है। ठीक है, आगे बढ़े। लॉसेज वाली एडजस्टमेंट में बता देता हूँ। देखें लॉसेज अगर आपके आ रहे होते हैं तो आपके दो चॉइसेस होती हैं। या तो आप लॉस का क्या करें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लें, पेपर में आपको ये एडजस्टमेंट आ सकती है। एक तरीका ये होता है कि लॉस को हम ये कर लें, कैरी फॉरवर्ड करवा लें, यानी कि फ्यूचर ईयर्स में एडजस्ट कर लें। और दूसरा ट्रीटमेंट ये होता है कि टेक सेविंग इन द करंट ईयर। सही है ना? फॉर एग्जाम्पल लॉस आ गया आपका ईयर वन में 100 का, तो आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करें और सेविंग ले लें। ये ट्रीटमेंट टू है, ये ट्रीटमेंट टू है, ये ट्रीटमेंट टू है। ठीक है, ये बात करेंगे रेपिश को रियल करने की। अभी अजीज अब अगले सवाल पे बात करते हैं। नहीं इम्प्लाइड कुछ नहीं है, इम्प्लाइड में देखा जाता है। अगर कोई बिजनेस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है दूसरा, अगर कोई दूसरा बिजनेस मौजूद है ऑलरेडी, ठीक है, तो फिर हम सेविंग पे जाते हैं। सवाल की वर्डिंग को देख के फैसला करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। सवाल की वर्डिंग को देख के फैसला करना पड़ता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो सेविंग कैसे ले रहे हैं देख रहे हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि सेविंग ना लें, आप कैरी फॉरवर्ड कर दें। कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि आपने कहा भाई नहीं, ये लॉस तो कैरी फॉरवर्ड होगा। अब अगले साल प्रॉफिट होगा लेट से 70 का, आप पहले 100 एडजस्ट करेंगे, 100 तो एडजस्ट हो नहीं सकता, 70 एडजस्ट होगा, 30 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
फिर अगले साल प्रॉफिट हुआ लेट से 40 का, मैं वापस 30 का लॉस एडजस्ट होगा, फिर 10 पे प्रॉफिट, 10 पे टैक्स लगेगा, 10 पे टैक्स लगेगा, डिफरेंशियल पे टैक्स लगेगा। याद आ रही है ये एडजस्टमेंट? ये कैरी फॉरवर्ड कहलाता है कि हम फ्यूचर प्रॉफिट से इसको एडजस्ट करें लॉस, इस लॉस को किससे एडजस्ट करें? फ्यूचर प्रॉफिट। ये कैरी फॉरवर्ड कहलाता है। अगर बिजनेस में और कोई और रास्ता नहीं है तो आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर दें। बट अगर सवाल में कह रहे हैं कि नहीं यार और कोई हमारे पास एवेन्यू है, हम किसी और तरीके से चल सकते हैं, उस केस में फिर आप क्या कर लें? सेविंग ले लें, सेविंग ले लें। तो यहाँ पे एक ही सुपरमार्ट था, स्टोर था, स्टोर्स नहीं था। अगर स्टोर्स लिखा होता तो बात अलग होती, इसने खाली स्टोर लिखा हुआ है। ठीक है, तो लग नहीं रहा कि वो कहीं और से एडजस्ट कर सकेगा, तो हमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना था। भाई याद समझ आ रहे हैं किसी को? चैट में बताओ जरा, सब खामोश हो गए हैं। लगता है चाय वाय नहीं पी किसी ने। चाय से याद आया, वो चाय वाय पिलाई उन्होंने? नहीं पिलाई? वो जो मोहतरमा पकड़ी गई हैं, पायलट, कुछ न्यूज आई है? मुझे कुछ सुना नहीं यार, बस सिर्फ सुना ही है कि पकड़ा है। कॉफी पिलानी है? अच्छा, कहती है कॉफी पीनी है। हाँ। अच्छा, मना कर दिया उन्होंने? यार ये तो, नहीं ये सीरियस बता रहे हैं या मजाक कर रहे हैं आप? नहीं, पकड़ा तो है मेरे ख्याल से। नहीं, न्यूज तो आई है, ग्रीन टी का है आज। ये अब मुझे लग रहा है आप लोग मजाक कर रहे हैं मुझसे भी। गन्ने का जूस कह रहे हैं फास्ट सिद्दीकी, स्टिंग कह रहे हैं। यार आप लोग तो माशाल्लाह बहुत आगे निकल गए हो। स्टिंग का कहा है उन्होंने? सीरियस बताएं भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मगर मेरे ख्याल से पकड़ा तो है, वीडियोस तो आई हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेड बुल कह रहे हैं अजीज सत्तार। अच्छा, मगर मीडिया पे नहीं आया अभी। पिंक कलर का कप चाहिए फातिमा कह रहे हैं। अच्छा, कोला नेक्स्ट मांगिए, क्या बात है, कोला नेक्स्ट आ गई मार्केट में। अच्छा, मीडिया पे आ गया है यार। हम लोग तो क्लास ले रहे हैं, हमें क्या पता, 2 घंटे से तो हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन 1.5 घंटे समाने का है। अच्छा, सुना तो है पकड़ा है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने न्यूज वो वीडियो देखी है, किसी ने फेसबुक पे, मैं फेसबुक यूज नहीं करता, किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी में टैग की हुई थी वीडियो, तो नजर तो आया कि उन्होंने सरेंडर किया मोहतरमा ने और वो आ गई हैं। मगर यार नहीं, चाय तो चाय है ना, चाय हमारा बेंचमार्क है। मैं तो खैर चाय नहीं पीता, मगर मैं वैसे बात कर रहा हूँ। सीज फायर हो जाए तो अच्छी बात है। खैर यार, पेपर होंगे भाई, पेपर होंगे आई कैप के। आई कैप पेपर में महीना है, आप लोग क्यों अभी से वो कर रहे हो? कराची एयरपोर्ट पे हमले के लिए उनका समंदरी बेड़ा आ रहा है, ओहो, डरा नहीं है मोहतरमा वो। ठीक है जी, ठीक है। खैर, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का टाइम आ गया यार। कैसी बातें करें अब्दुल खालिक, मुल्क डूब रहा है, आपको स्टॉक मार्केट की पड़ी है? अच्छा। मुदस्सिर मुख्तार, यार आप तो बहुत आगे निकल गए। आईसीएआई ने जो इंडिया के बोर्ड ने जो पेपर कैंसिल किए हैं, वो इसलिए किए हैं क्योंकि उनके होते ही मई में ना यार, हमारे तो जून में पेपर होते हैं। खुदा ना खासा जंग अगर लंबी चलती है, जिस हिसाब से जंग चल रही है, बहुत ही पेस में चल रही है, बहुत ही फास्ट जंग हो गई है। अल्लाह ना करे कि ये उस वक्त तक चले, उस वक्त तक चलेगी तो बहुत मसला हो जाएगा। खैर, तो चलें, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एग्जाम डिले नहीं होगा जी, एग्जाम डिले नहीं होगा। खैर हाँ, जंग भी 2x में चल रही है, जैसे आप लोग लेक्चर 2x में ले रहे होते हो ना, तो जंग भी 2x में ही चल रही है। अल्लाह माफ करे यार, बस खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। स्कीम का, स्कीम तो जंग की नजर हो गई ना भाई। क्या कह सकते हैं यार, वो उनको अपना मतलब किसी भी चीज का होश नहीं है। अभी गवर्नमेंट जाहिर सी बात है हालत खराब हुई है हमारे मुल्क की, तो स्कीम का तो अभी अल्लाह हाफिज आ रहा है। आप दुआ करें जंग रुक जाए, अभी 21 दिन है, 31 मई से पहले हो जाएगी तो अच्छी बात है। खैर, अच्छा चले कभी वापस आते हैं जी। काफी बात हो गई हमारी चाय पे और स्टिंग वगैरह पे, आप लोगों ने तो लस्सी और गन्ने के जूस पे आ गए आप लोग। खैर, तो मीडिया में पता चलेगा कि मीडिया ने उनकी किस चीज़ से खातिर की। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब 3.5x भाई, अल्लाह माफ कर दे। अच्छा जी, समर 11 पे बात हो गई है हमारी, नहीं समर 11 पे बात करते हैं यार। इसमें 3 मसले थे। एक इसमें एक इशू ये था कि इसमें एक तो मैं चले बात कर लेता हूँ कि जो है ना वो आपका जो इसमें इन्फ्लेशन रेट था वो एक ही था। तो हमने सवाल को किया था रियल से, ऐसा ही है। जब रियल से किया था तो फिर हमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ा था, बताएं क्या? अच्छा, ये डिस्काउंट फैक्टर, इस पे बड़ी बहस है। बिफोर इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, रियल या नॉमिनल? इस पे कुछ बहस है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सिंपल सा है जी। एक बंदे की सैलरी नहीं बढ़ी अभी,
कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ेगी उसकी सैलरी, तो हम उसकी सैलरी को, जो एग्जिस्टिंग सैलरी है उसको क्या बोलेंगे, बिफोर इन्फ्लेशन। तो हम उसको क्या बोलेंगे, रियल, क्योंकि उस पर अभी इन्फ्लेशन नहीं लगा। आम हालात में यही होता है ना, अगर किसी बंदे को ये कहा जाए कि हाँ जी आपकी सैलरी बढ़ाएंगे, हम अपने बंदे को बोला यार आपके, अब हम मैनेजर को, मैंने कहा मेरे मैनेजर को कि भाई तुम्हारी सैलरी बढ़ाएंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहो, जो इन्फ्लेशन का रेट है उस हिसाब से तो कम से कम बढ़ेगी बढ़ेगी। तो इसका मतलब है आज जो उसकी सैलरी नजर आ रही होगी वो फिर नॉमिनल नहीं होगी, क्योंकि उस पर अभी इन्फ्लेशन लगा नहीं है। मैंने कहा बढ़ जाएगी। तो जब नहीं बढ़ी तो वो रियल है, जब बढ़ जाएगी तो नॉमिनल है। इसी इतना बिफोर इन्फ्लेशन है तो क्या हुआ ये। हाँ, नहीं 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 फातिमा, मुझे एक बात बताएं, अगर बिफोर इन्फ्लेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन अभी लगा गया है या नहीं लगा है, सवाल है मेरा। इन्फ्लेशन लग गया है या नहीं लगा है, बिफोर इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ। हाँ, नहीं लगा ना। तो जब इन्फ्लेशन नहीं लगा तो ये छोटा फिगर है, रिड्यूस फिगर है, कम फिगर है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं इसको कहूंगा नॉमिनल है। मुझे पता है इस पर थोड़ी बहस है, सॉरी नॉमिनल कह रहा हूँ, रियल, अल्लाह माफ करो सॉरी। तो मैं इसको रियल कहूंगा इसलिए। बिल्कुल आप लोग भी कमेंट में सही बोल रहे हैं, रियली मेजोरिटी के कमेंट्स हैं वैसे, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट। ठीक है जी। तो ये यार देखें, मैं बताऊं ये छोटी छोटी बातें, अगर खुदा ना खास्ता आपने ये एडजस्टमेंट गलत कर दी ना, तो इसके दो नुकसान होंगे। पहला नुकसान ये होगा कि एग्जामिनर की नजर में आप गिर जाएंगे। मैं सीरियस बता रहा हूँ कि एग्जामिनर बोलेगा यार आपको ये भी नहीं पता। नहीं फातिमा, देखे मैंने कहा ना, इस पे इख्तिलाफ है, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है जी, हमारा मौक़िफ़ आपके सामने है जी, कि इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुआ हुआ तो इसका मतलब है ये इन्फ्लेशन से पहले का फिगर है, इसका मतलब है ये हल्का फिगर है, इसका मतलब है ये छोटा फिगर है, इसका मतलब है ये रियल फिगर। हम तो इस कॉन्सेप्ट पे हैं, ठीक है। खैर, अच्छा मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यार ये जो एडजस्टमेंट है, मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना, वर्किंग कैपिटल डिस्कस कर रहा हूँ, ये इन्फ्लेशन डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे, नॉमिनल रियल डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप ये गलतियां करते हो दो नुकसान होते हैं। एक तो एग्जामिनर के सामने आपका इमेज गिर जाएगा कि यार आपको बेसिक एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, तो पता नहीं आपके मेन कॉन्सेप्ट जो है वो कैसे हो। दूसरा नुकसान ये होता है कि इजी मार्क्स चले जाते हैं, ये वो मार्क्स हैं जो आप पेपर में कैलकुलेट करे हो तो यार ये मार्क्स तो मैंने उठा लिए। अक्सर ऐसा होता है जब आप कोई सवाल कर लेते हो पेपर में, आप कहते हो यार ये सवाल मेरा बहुत अच्छा हुआ, 15 में से मैंने 12-13 तो उठा ही लिए होंगे। बट अगर आपने इस तरह की मिस्टेक्स कर दी है छोटी छोटी, तो क्या 12-13 उठाएंगे यार आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। तो इस तरह की मिस्टेक से आपके मार्क्स भी जा रहे होते हैं, अंदाजा भी खराब हो रहा होता है, और पेपर में एग्जामिनर के सामने भी थोड़ा सा एक इंप्रेशन जा रहा होता है कि यार बेसिक एडजस्टमेंट नहीं पता। तो इसलिए इनमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, और क्या था, डेप्रिसिएशन को इसीलिए क्या करना पड़ा हमें, डेप्रिसिएशन को इसीलिए क्या करना पड़ा हमें, रियल बनाना पड़ा। हम एज्यूम करते हैं डेप्रिसिएशन नॉर्मल हालात में क्या होता है, इंप्लाइड है कि ये नॉमिनल होता है, ऐसा ही है। डेप्रिसिएशन इंप्लाइड है, इंप्लाइड समझते हैं कि नॉर्मल हालात में ये एज्यूम्ड है, ऑब्वियस है कि ये क्या है, ये नॉमिनल है, ऐसा ही है। अल्लाह खैर करे उस्मान यार, होना सीरियस सुन, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, आमीन। जी, डेप्रिसिएशन इंप्लाइड है कि नॉमिनल है, यानी कि हम कभी डेप्रिसिएशन को इन्फ्लेट नहीं करते। हम बाकी चीजों को इन्फ्लेट करते हैं मगर डेप्रिसिएशन को कभी इन्फ्लेट नहीं करते, कभी भी इन्फ्लेट नहीं करते। इसका मतलब है वो ऑलरेडी नॉमिनल बना होता है। तो अब मुझे अगर इसको रियल बनाना पड़ेगा, टू मेक इट रियल हमें इसको क्या करना पड़ेगा, टू मेक इट रियल हम इसको करते हैं डीफ्लेट। क्या करते हैं हम, डीफ्लेट, डीफ्लेट। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। हम इसको क्या करेंगे, डीफ्लेट कर देंगे। तो डीफ्लेट कैसे करते हैं, डीफ्लेट कैसे करते हैं कि लेट से डेप्रिसिएशन 100 है, सही है ना, 80 है, 64 है, 51 है, मिसाल के तौर पर ऐसे ही समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो डिफ्लेट कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे लेट से 1.1 से, अगर 10% इन्फ्लेशन रेट है, डिवाइड कर देंगे 1.1 स्क्वायर से, डिवाइड कर देंगे 1.1 क्यूब से, डिवाइड कर देंगे 1.1 की पावर 4 से। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो ये डेप्रिसिएशन डिफ्लेट सिर्फ उस वक्त होगा जब आप रियल पे काम करें, रियल पे काम करेंगे तो डेप्रिसिएशन डिफ्लेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और था, वो टैक्स का कॉन्सेप्ट था। टैक्स इसमें कैसे पे हो रहा था, क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट से पे हो रहा था। इसका भी हमने क्या डिसाइड किया था, थोड़ा जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं, फिर बस फिर मैं आगे फाइनेंशियल एनालिसिस एसेट रिप्लेसमेंट पे आऊंगा। तो इसका हमने क्या डिसाइड किया था कि फिर हमें एक वो टैक्स की अलग वर्किंग बनाई थी हमने, टैक्स नॉट इंक्लूडेड इन नॉर्मल नॉर्मल कैश फ्लोज, नॉर्मल कैश फ्लो में इंक्लूड नहीं हुआ था, याद करें क्या किया था टैक्स का हमने।
अगर एडवांस टैक्स होगा, क्वार्टरली होगा, तो हमने क्या करना होगा, क्वार्टरली है तो टेक या कंप्यूट सेपरेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स, कंप्यूट सेपरेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स। बात समझ आई आपको? अलग से काम करेंगे, अलग से काम करेंगे, सेपरेट तरीके से करेंगे। अच्छा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता था, याद करें, वो किसी को याद आ रहा है? इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? 1 + ER की पावर n-1 इज इक्वल टू एनुअल रेट। किसी को याद है ये? देन में इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, फातिमा क्वार्टरली टैक्स है तो इसकी पेमेंट चूंकि क्वार्टरली होती है, तो हमने ये सीखा था इसको। अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहें तो इसका फिर वीडियो सोल्यूशन स्कॉलरशिप वाले बैच से आप एक्सेस ले सकते हैं हमारा। अगर आप हमारे नॉर्मल स्टूडेंट नहीं लिए तो कोई इशू नहीं है, आप वो इसका फिर जो पोर्टल सोल्यूशन है वो देख लीजिएगा। मैं बस रिवीजन परस्पेक्टिव से इसको थोड़ा तेजी से गुजार रहा हूँ कि इसकी क्वार्टरली कैश फ्लो आएंगे, अलग कैश फ्लो आएंगे, इसको टैक्स को नॉर्मल कैश फ्लो में शामिल नहीं करेंगे, अलग से इसकी प्रेजेंट वैल्यू ली जाएगी जैसे कि सोल्यूशन में कराया गया। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला हमारे सामने है। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला ये रहा ना, 1 + ER की पावर n-1 इक्वल टू एनुअल रेट। अब ER कौन सा रेट है? अगर ये ER क्वार्टरली रेट है तो पावर 4 आ जाएगी। अगर ER हाफ ईयरली रेट है तो पावर 2 आ जाएगी, क्योंकि साल में दो हाफ ईयर्स होते हैं। अगर ये ER मंथली रेट है, मंथली रेट है, मंथली रेट है, अगर 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 तो पावर 12 आ जाएगी। इस सवाल में 17% था ना रेट, ये क्या है? एनुअल है ना, पर एनम लिखा हुआ है। तो हमने रियल रेट निकालने के लिए क्या किया था? हमने रियल रेट निकालने के लिए क्या किया था? सॉरी, रियल कह रहा हूं, हमने क्वार्टरली रेट निकालने के लिए क्या किया था? ER की पावर 4 -1 इज इक्वल टू 0.17। याद करें, याद करें। नहीं, डिवाइड बाय 4 नहीं करते भैया, डिवाइड बाय 4 नहीं करते थे। अरे नहीं यार, क्या हो गया? एक मिनट में सॉल्व कर ही देता हूँ ना आपको, ताकि टेंशन खत्म हो जाए आप। ये देखिएगा प्लीज यार, मैं क्या कर रहा हूँ आप। ये फॉर्मूला है ER क्वार्टरली रेट, जो कि नहीं पता मुझे, क्वार्टरली रेट मुझे निकालना है। सही है ना? 4 पावर रख दी, एनुअल रेट 17, इसको सॉल्व कर लेंगे, 1.17 हो जाएगा। 1/4 पावर दोनों साइड पे लगा दें आप। ठीक है, 4% आया था मुझे याद है इसका ER। ठीक है जी, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी इसकी, कि आपको कैश फ्लो की टाइमिंग अगर अलग होगी तो अलग चलाना पड़ेगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाएगा, बेंचमार्क क्वेश्चन में से समझने के लिए एक होता है मेरे। अच्छा, अब उसके बाद ये तो आसान था, सवाल को छोड़ दें। ये बहुत अच्छा सवाल था, इसके अंदर टैक्सेशन थी, सेल टैक्स था इसके अंदर। इसके अंदर जो है मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, इसको सही ना देख के जाइएगा। इसमें एडवांस टैक्स था, इसमें टर्नओवर टैक्स था, देख रहे हैं हम, सेल टैक्स है, टर्नओवर टैक्स है, एडवांस टैक्स भी था इसमें कहीं, कहाँ गया? ये विदहोल्डिंग इनकम टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी भी थी इसमें। तो प्लीज़ ये सवाल बहुत सही तरह देख के जाना है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा सवाल अभी रिपीट नहीं हुआ है। और बस इसमें एक लाइन में प्रॉब्लम आती थी कि ये जो इसने बात की हुई थी, ये ये लोग इसको सही तरह नहीं समझते। मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये वाली लाइन, टर्नओवर टैक्स इन एक्सेस ऑफ अमाउंट पेबल कैन बी क्लेम अगेंस्ट फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी द नेक्स्ट 3 ईयर्स। नेक्स्ट लाइबिलिटी से एडजस्ट करना था, लोग इसको टैक्स पेबल से एडजस्ट कर लेते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट करना होता है, ये एडजस्टमेंट जो है ना लोगों की अक्सर गलत हो जाती है, इसको सही ना देखना होगा। नेगेटिव आ रहा है, क्या है नेगेटिव आ रहा है इधर आपका? हम्म पहले CIF लगती है, बिल्कुल सही बात है। पहले कस्टम ड्यूटी लगती है, फिर सेल टैक्स लगता है, फिर विदहोल्डिंग टैक्स लगता है।
इनकम टैक्स आखिर में लगता है, ये विथहोल्डिंग टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स बिल्कुल आखिर में लगता है, ये ऐड करने के बाद टैक्स ऑन टैक्स। इसका ये आप इसका सोल्यूशन रेफर कर लें एक दफा, इसको देख के जाइएगा। और ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। ये फ्यूचर टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट करना है, लोग टैक्स पेबल से एडजस्ट करने जाते हैं, टैक्स लाइबिलिटी से एडजस्ट करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक ये सवाल है ताहिर लोधी वाला, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको देख लीजिएगा। इसमें एनपीवी वगैरह इतना नहीं है इसमें, मगर वो मसला था चैरिटी का। इसमें एक गलती हुई है, आई के अपने एक जगह नेट रेवेन्यू लिया हुआ है रेवेन्यू को, और एक जगह टोटल रेवेन्यू लिया हुआ है। खाली रेवेन्यू का मतलब जो है वो क्या बनता है, आपको कोई एक रखना है, या तो आप दोनों जगह नेट रेवेन्यू लें, या दोनों जगह जो है वो टोटल रेवेन्यू लें, ग्रॉस रेवेन्यू लें। एक जगह ग्रॉस एक जगह नेट नहीं चलेगा, तो इसको भी देख के जाइएगा। इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि हमें शॉर्टफॉल लगाना है, तो शॉर्टफॉल को कैसे कवर किया गया देख लीजिएगा। अच्छा, एक ये बस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सवाल मैं बहुत अरसे से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मगर आ नहीं रहा। इंस्टॉलमेंट बनाने वाला और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, ये मेरी अपनी अटेम्प्ट का सवाल है। समर 14 में मैंने बीएफजी दिया था, अलहमदिल्ला फर्स्ट टाइम में पास हो गया था। नहीं, ये आप गलती कर रहे हो हैदर। हैदर, ये 1.17 हो जाएगा ना, -1 उधर जाके। ये देखो मैंने सॉल्व तो किया है, ये रहा हैदर, ये लो देख लो, मैंने अभी सॉल्व किया है, ये रहा हैदर। ये 1.17 हो जाएगा, देखो चेक करो। तो इसको पावर 1/4 लगा दो 1.17 की, ये तो कट गया 4 4, फिर उसमें से 1 माइनस कर देना। 1.17 पावर 1/4 -1, ये देखो, ये 1 माइनस जाके इधर जाके ऐड हो जाएगा ना, 17% मतलब 0.17 होता है। देखो चेक करो हैदर, हो रहा है ऐसे? ठीक है। नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर भी यूज करना तो आना चाहिए ना यार, अब कैलकुलेटर अगर हमें यूज नहीं करना आएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे कहा कि ये मेरी अपनी अटेम्प्ट में भी आया हुआ था, नंबर 14 का। इसके लिए मैंने पूरी एग्जांपल बनाई है, ये एग्जांपल समझ लें कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, और रिवर्स वर्किंग करके कैसे निकालते हैं, डाउन पेमेंट को कैसे एडजस्ट करते हैं, फर्दर पेमेंट को कैसे एडजस्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है जी। टाइम कम है यार, मसला ये है कि ना ये सवाल पूरे सॉल्व नहीं करा सकता मैं, ये तो ऑलरेडी सॉल्व हुए हैं, बस टाइम कम है, इसलिए मैं इनकी खास खास बातें बता रहा हूँ आपको कि ये जो थीम है ना, ये थीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस वन। इस पूरी थीम पे समझे सवाल बना हुआ है। और डाउन पेमेंट क्या होती है और कैसे बाइफरकेट करते हैं, फर्दर पेमेंट्स को डिवाइड बाय टाइम किया हुआ है। सॉरी, ये ऐसे है। ठीक है जी, तो देख के जाएगा समर 14 क्वेश्चन नंबर 2, जो एयरलाइन वाला सवाल था, इसमें इतना मसला नहीं है। अच्छा, ये एक सवाल है, इसमें लोग एक सर गड़बड़ करते हैं, ये सुन लें यार। ये ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर में कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे अक्सर लोग एक गलती कर जाते हैं इसमें। देखें, ये सवाल था जिसमें एक ऑप्शन में ओवरऑलिंग हो रही है, यानी कि हम पुरानी मशीन को रिपेयर करेंगे। और से सुनिएगा, इसमें गलती अक्सर होती है, अक्सर लोग सवाल करते हैं और उसमें रिप्लेसमेंट हो रही है। अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि जी वो ओवरऑलिंग में जो है ना, ये इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों नहीं लिया गया। डिस्पोजल वैल्यू जो है, जो जो पुरानी मशीन बेची थी, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई अमाउंट दिया हुआ है। डिस्पोजल वैल्यू ऑफ ओवरऑल मशीन इज 9 मिलियन। अब इसको जो है ना, क्या कहते हैं, एक बात आती है कि जी हमने मिसाल के तौर पे स्क्रैप वैल्यू यहाँ पे ले ली, तो यहाँ भी लेनी चाहिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पे। याद है किसी को ये प्रॉब्लम आता है किसी को? याद आ रहा है? हम्म। सही बात है अमन, मगर अल्लाह खैर करे जी। तो एक चीज जो यहाँ आ गई है, बस मैं एक क्रॉक्स क्रक्स बता रहा हूँ, शॉर्ट बात कर रहा हूँ, ज्यादा डिटेल बात नहीं कर रहा। अगर कोई चीज यहाँ पे एडजस्ट हो गई है, तो आप फिर उसे यहाँ एडजस्ट नहीं करेंगे, और अगर ऊपर एडजस्ट हो गई है तो नीचे एडजस्ट नहीं करेंगे, दो जगह नहीं आनी चाहिए। छोटी सी एग्जांपल से बात समझाऊंगा कि ओवरऑलिंग की कॉस्ट आपकी 35 मिलियन है। ये 35 मिलियन, ये 35 मिलियन आपकी कॉस्ट है, ये 35 मिलियन आपकी कॉस्ट है यहाँ पे। एग्रीड, नॉर्मल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात नहीं होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑलिंग में कॉस्ट है, मगर रिप्लेसमेंट में सेविंग भी तो है, कि मैं रिप्लेस करूंगा तो मेरे ओवरऑलिंग का खर्चा बच जाएगा? बात तो गलत नहीं है।
कि मैंने जब एसेट रिप्लेस ही कर लिया, नया एसेट ले आया, तो मुझे ओवरऑलिंग के जो पैसे देने थे वो नहीं देने पड़ रहे। मगर आप मुझे खुद बताएं ईमानदारी से, क्या ये सही बात है? दोनों जगह आ जाए, फिर तो हर चीज दो जगह आ रही होगी कि एसेट मैंने खरीदा, ये यहाँ पे कॉस्ट है, और ऊपर यही चीज सेविंग पे आ रहा होगा कि मैं ओवरऑलिंग कराऊंगा तो एसेट नहीं खरीदना पड़ेगा, तो यहाँ सेविंग दिखा दो। नहीं, एक एक जगह आना चाहिए, दो जगह नहीं आना चाहिए, हर चीज को एक जगह आना चाहिए, दो जगह नहीं आना चाहिए, ठीक है? ये एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एमएससीक्यू को एक क्वेश्चन है, इसको जरूर देख लीजिएगा, ये मैंने करा दिया था एहतियातन, ताकि आपकी थ्योरी की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है? तो ये खैर कुछ बातें थी जो इस हैंडआउट में थी।